हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं ऋषि इंस्पेक्टर का 7वां एपिसोड से 10वें एपिसोड तक एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसके पहले का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके आप मेरे चैनल से देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांत्रिक को बुलाया जाता है जो तुलसी को ठीक करने के लिए आते हैं, क्योंकि तुलसी के शरीर के अंदर वनराची की आत्मा घुस चुकी थी। तांत्रिक पूजा शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि तुलसी का शरीर अपने आप अंगड़ाइयां लेने लगता है और जैसे ही तुलसी उस घेरे के अंदर आती है वो बेहोश हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि तुलसी के अंदर वनराची की आत्मा है और उसे मारने के लिए सभी गाँव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। आखिर में सभी गाँव वाले तुलसी को पकड़ लेते हैं और गाँव के मुखिया को इन्फॉर्म करते हैं कि उसे मारने के लिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगी तो गाँव वालों को खतरा होगा। लेकिन मुखिया सभी को समझाने की कोशिश करता है कि तुलसी कोई वनराची के वश में नहीं है, बल्कि उसका दिमागी हालत खराब है। मुखिया तुलसी को बचा लेता है। इसके बाद हम हीरा को देखते हैं जो चित्रा से मिलने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी खुश नहीं थी और जब भी तुमसे मिलने के लिए आती है तुमसे मैं फ्लर्ट करने लगती हूँ। और वो ये भी कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चित्रा जब अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाती है तो आयनार देखता है कि चित्रा बहुत ज्यादा खुश लग रही है और फोन पर किसी से बात कर रही है। आयनार पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का क्या नाम है जिससे तुम फोन पर बात कर रही थी, लेकिन चित्रा कुछ भी नहीं बता रही थी। तभी वहाँ पर मंगई के घर वाले भी आ जाते हैं और मंगई को बिना किसी वजह से जेल में बंद करने के लिए मना करते हैं और उसे रिहा करने के लिए कहते हैं। मंगई को रिहा कर दिया जाता है कि बाला, रॉबर्ट, इकम्बरम और रथिनम, इन चारों की मर्डर के पीछे कुछ न कुछ बात है जो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इधर बाला की बीवी को देखते हैं जिसे मिलने के लिए ट्रांसपोर्ट का एक ड्राइवर आता है और उनसे बाला के बारे में पूछने लगता है कि आखिर बाला अपने ट्रक में क्या माल सप्लाई करता था। लेकिन बाला की बीवी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद बाला की बीवी बाजार करने के लिए मार्केट में चली जाती है और उसका पीछा करते करते आयनार भी वहाँ पर पहुँच जाता है। आयनार देखता है कि बाला की बीवी एक आदमी से मिलती है। फिर आयनार उन दोनों का पीछा करने लगता है। आयनार जंगल की तरफ पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ खुदाई चल रही थी और उन सब का आयनार वीडियो बना लेता है। इधर हम देखते हैं कि सभी ट्रकों की चेकिंग करवाई जा रही थी। ड्राइवर बताता है कि ट्रक के अंदर सब्जियां रखी हुई है, लेकिन चेकिंग करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ट्रक के अंदर जानवरों के सींग और दांत की स्मगलिंग की जा रही थी। पुलिस वाले सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर ऋषि को पता चलता है कि सत्या ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिससे बाला की बीवी मिलती थी। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि बाला अपने ट्रक में हाथियों के दांत और जानवरों के सींग ले जाया करता था, लेकिन बाला ये सब काम छोड़ना चाहता था। लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लोग नहीं चाहते थे कि बाला ये सब काम छोड़ दे, और अगर बाला ये काम छोड़ देता है तो उसके ऊपर जो भी बैठा हुआ है उन सभी का भांडा फूट जाएगा। इसलिए उन सभी ने फैसला किया कि बाला को मार दिया जाए। फिर एक दिन बाला जब अपना ट्रक लेकर घर जा रहा था तो उसकी वहीं पर एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। चित्रा को लग रहा था कि इन सब के पीछे पोचर्स का हाथ हो सकता है और अपनी जान बचाने के लिए गाँव में अफवाह फैला दिया गया था कि इन सब के पीछे वनराची का काम हो सकता है। इधर ऋषि कैथी से मिलने के लिए जाता है और उससे पिछले 5 सालों में जितने भी पोचिंग केसेस हुए हैं उन सब की रिपोर्ट मांगता है। इसके बाद हम इरफान को देखते हैं जो जंगल में राउंड लगाने के लिए जाता है। तभी उसकी बीवी उसके हाथ में एक ताबीज बांध देती है। इरफान जब जंगल पहुंचता है तब वो सत्या को फोन करके जंगल में बुलाता है। फिर सत्या जब जंगल पहुंचता है वहाँ उसे इरफान का फोन मिल जाता है। सत्या इरफान को ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे इरफान घायल अवस्था में मिल जाता है, लेकिन अचानक पीछे से कोई आकर सत्या को बेहोश कर देता है। अगले दिन सत्या के पिता फॉरेस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं अपने लापता बेटे को ढूंढने के लिए। डीएफओ उन लोगों को समझाती है और कहती है कि आप लोग जंगल में नहीं जा सकते और हम सत्या और इरफान दोनों को ढूंढ कर वापस लाएंगे। फिर डीएफओ दोनों को ढूंढने के लिए अपनी टीम के साथ जंगल में चल जाती है। इधर कैथी ऋषि को जाकर कहती है कि सत्या और इरफान दोनों लापता हो गए हैं। ये सुनते ही ऋषि कहता है कि शायद पोचर्स ने उन लोगों को किडनैप कर लिया है। ऋषि पूछता है कि सत्या ने जो ट्रक को पकड़ा था जिसमें जानवरों के सींग और दांत रखे हुए थे वो ट्रक कहाँ पर है, लेकिन कैथी को इस ट्रक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद हम सत्या और इरफान को जो घायल हो चुके थे और उन लोगों को पोचर्स ने किडनैप करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर
पोचर्स का मेन लीडर वहां पर आता है और सत्या से पूछता है कि जो ट्रक तुमने पकड़ा था वो ट्रक मेरा है और अपना ट्रक लौटाने के लिए कहता है, लेकिन सत्या वो ट्रक को लौटाने से मना कर देता है, जिसके चलते लीडर उन दोनों को बहुत मारने लगता है। इधर आयनार उसी आदमी से पूछताछ करता है जिससे बाला की बीवी मिलंग मिलने के लिए आती थी। आयनार पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये बहुत बड़ा चैनल और हर एक को एक काम दिया जाता है और हमें नहीं पता कि इन सब के पीछे असल में कौन है। लेकिन आयनार उस आदमी को समझाता है कि अगर तू बता देगा कि इन सब के पीछे कौन है तो हम तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्शन देंगे। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और उन सभी का नाम बता देता है। अगले ही दिन आयनार और चित्रा उन सभी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहाँ वो लोग एक आदमी को देखते हैं जो एक फिरंगी औरत को बैग थमा देता है। फिर वो आदमी उन लोगों को देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी जाकर एक कॉटेज में छिप जाता है जहाँ उसकी बीवी भी थी, लेकिन थोड़ी देर में ऋषि और उसके बाकी साथी वही कॉटेज में पहुंच जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पूछताछ करने के बाद वो आदमी बताता है कि इन सब के पीछे वो नहीं है और उस आदमी का बार बार फोन आ रहा था। ऋषि उसका मोबाइल छीन लेता है और फोन पर आ रहे कॉल का लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है। लोकेशन मिलने के बाद सभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था और गेट लगा हुआ था। गार्ड गेट खोलने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो गेट खोल दिया तो उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा। तभी वहाँ पर छोटी सी नीली चिड़िया गेट के ऊपर आकर बैठ जाती है और ये वही चिड़िया है जो सत्या हमेशा खाना खिलाया करता था और उसे देखकर ऋषि समझ जाता है कि सत्या और इरफान यहीं पर है। फिर सभी दरवाजा तोड़कर अंदर की ओर आने लगते हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन पोचर्स का मेन लीडर वहाँ से भाग जाता है। ऋषि सत्या को बचा लेता है, लेकिन वो देखता है कि इरफान मर चुका था और ये देखकर सत्या बहुत ज्यादा रोने लगता है। वापस आने के बाद सत्या के पिता बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इरफान की बीवी और बच्चे दोनों बहुत ज्यादा उदास थे और रोने लगते हैं। और वहाँ पर यमुना भी आ जाती है और आयनार से मिलती है और दोनों के बीच रिलेशन भी अच्छा हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी करने लगती। इधर हीरा अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी और वहाँ पर उसे मिलने के लिए चित्रा भी पहुंच जाती है और उसे देखकर कहती है कि अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया था। हीरा चित्रा को समझाती है कि मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वो ये भी बताती है कि यहाँ बहुत सारे लेस्बियन और गे कपल भी है जिसे कैंप भेज दिया जाता है कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे कपल अपनी जान दे देते हैं। हीरा रोने लगती है और कहती है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी और ये कहकर वो अपनी शादी के लिए चली जाती है। इसके बाद हम कैथी को देखते हैं जो चर्च जाने के लिए तैयार होती है और वहाँ उसे मिलने के लिए ऋषि भी आता है। कैथी पूछती है कि क्या आप मेरे साथ चर्च चलेंगे। ऋषि कैथी के साथ चर्च में प्रे करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम पुलिस की एक टीम को देखते हैं जो मीटिंग कर रही थी और ऋषि से पूछताछ कर रही थी कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन तुमने अब तक इस केस को सॉल्व नहीं किया है। ऋषि समझाता है कि हम इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। फिर एक दिन ऋषि पोचर्स के कुछ फोटोज को देखता है और उसमें एक बकरे के ऊपर टैग लगा हुआ था। ध्यान से देखने के बाद उसे पता चल जाता है और ऋषि उसी पते पे पहुंच जाता है। वहां उसे सेल्विन मिलता है। ऋषि सेल्विन से पूछताछ करता है। सेल्विन बताता है कि उसके फार्म में बहुत सारे लोग आते हैं जानवर खरीदने के लिए ताकि उन जानवरों की मदद से बड़े जानवर की फोटो ले सके। और इसी तरह एक दिन रॉबर्ट भी उसके पास आया था एक जानवर खरीदने के लिए और उस छोटे जानवर में नशे की गोली मिलाकर जानवर को पिला दिया गया था ताकि जब बड़ा जानवर उसके सामने आए तो उसे मार डाले और उसे एक अच्छी सी फोटो मिले। सेल्विन ये भी बताता है कि रॉबर्ट जंगल को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था जिसके कारण वनराची उसे मार डाला। उसी रात ऋषि अपने कमरे में सो रहा था और वो देखता है कि उसकी खिड़की के बाहर वही हरे रंग की कीड़े उड़ने लगते हैं। ऋषि उठकर बाहर देखता है कि खिड़की के बाहर जंगल में वनराची उसे देख रही थी। उसे देखकर ऋषि वनराची के पीछे करने लगता है और जंगल की तरफ चला जाता है। तभी अचानक वनराची ऋषि के सामने आ जाती है और जिसे देखकर ऋषि वहीं पे बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही जब ऋषि को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर के बाहर लेटा हुआ है। इसके बाद हम आयनार को देखते हैं जो अपने और अपने पत्नी के लिए अलग घर खरीद लेता है और ये देखकर यमुना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आयनार अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता था क्योंकि उसके घर वाले यमुना को कभी भी एक साथ रहने नहीं दे रहे थे। इधर चित्रा और आयनार दोनों केस के सिलसिले में बात कर रहे थे। चित्रा बताती है कि इकम्बरम के डिलीट मैसेजेस रिक्रिएट करते हुए हमें पता चला है कि इकम्बरम ने अपने मैनेजर को मैसेज किया था कि उसने बसंती नाम की लड़की से पैसे खिलाने की बात की जा रही थी और उस बार में बसंती भी आई हुई थी। चित्रा बसंती से मिलने के लिए चली जाती है। पूछताछ करते समय चित्रा बसंती के साथ बहुत ही
फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी और जिस तरह से वो चित्रा से बात कर रही थी उसे देखकर आयनार हैरान हो जाता है और उसे शक हो रहा था कि चित्रा कुछ तो छुपा रही है। आखिरकार चित्रा आयनार को बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो एक लेस्बियन है। और ये जानकर आयनार चित्रा से दूरी बनाने लगता है क्योंकि आयनार को ये सब पसंद नहीं था। लेकिन आयनार चित्रा से कहता है कि उन दोनों के बीच दोस्ती हमेशा रहेगी। ऋषि से मिलने के लिए आयनार और चित्रा पहुंचते हैं। आयनार बताता है कि इकम्बरम और रॉबर्ट का पोचर्स के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इकम्बरम नए रोड बनाने के लिए 5 साल के अंदर सारे पेड़ काट दिए थे जिसके चलते जंगल में रह रहे जंगली जानवर मारे जा रहे थे। इकम्बरम पहले से ही पुलिस और रिपोर्टर्स को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लिया था ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। ऋषि कहता है कि ये सभी मर्डर्स जो हुए हैं इन सभी ने जंगल को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद हम वही शिकारी को देखते हैं जो वहां से भाग चुका था और वो अब एक गुफा में आकर छुप के बैठा हुआ है। वहां उसे मिलने के लिए उसका एक रिश्तेदार खाना लेकर आता है और उसे कहता है कि कल सुबह एक गाड़ी तुम्हें लेने के लिए आएगी और उस गाड़ी में बैठकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहता है। इधर ऋषि सत्या से मिलने के लिए आता है। सत्या ऋषि से उसके तबीयत के बारे में पूछता है। ये सुनते ही ऋषि कहता है कि बहुत दिनों से ये सवाल मुझसे कोई भी आज तक नहीं पूछा है। तभी उसे एक फोन आता है और फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि उस शिकारी का भी मौत हो चुकी थी और उसका नाम शेखर था। शेखर का मामा भी वहाँ पर आ जाता है जो पिछले रात शेखर के लिए खाना लेकर आया था। वो बताता है कि पिछले रात शेखर ने एक गुफा के अंदर छुपा हुआ था। फिर तीनों उसी गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं और अंदर जाने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन चित्रा अंदर जाने से घबरा रही थी क्योंकि वो पहली बार किसी गुफा के अंदर जा रही थी। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद उन सभी को क्राइम सीन मिल जाता है जहां शेखर की मौत हुई थी और वहां बहुत सारे पैरों के निशान भी थे। तभी वहां पर बहुत सारे चमगादड़ उड़कर बाहर चले जाते हैं जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। थोड़ी देर अंदर जाने के बाद उन लोगों को 2 अलग अलग रास्ते मिलते हैं। ऋषि और चित्रा दोनों बाएं वाले रास्ते की ओर चले जाते हैं और सत्या और आयनार दोनों दाएं रास्ते की ओर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद आयनार को रास्ता ब्लॉक मिलता है। लेकिन वहाँ उन लोगों को एक गड्ढा मिलता है जिसके अंदर हरे रंग के कीड़े नजर आ रहे थे। इधर ऋषि और चित्रा को गुफा के अंदर कुछ निशान बने हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी चित्रा वहाँ पर कुछ मरे हुए लोगों को देखती है जिसे देखकर चित्रा बहुत ज्यादा घबराने लगती है। चित्रा ऋषि को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है जिसके चलते ऋषि वहाँ पर बने हुए बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे के नीचे ऋषि देखता है कि बहुत सारे कंकाल वहाँ पर रखे हुए थे और ये वही गड्ढा है जो हम सीरीज की शुरुआत में देखे थे जहाँ गांव के सभी लोग गड्ढे के अंदर कूदकर अपनी जान दे रहे थे। फिर सभी वहाँ से निकलकर रिटायर्ड डीएफओ के पास चले जाते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि कबीले के लोग को सरकार के द्वारा एक स्कीम समझाया गया था जिसमें बताया गया था कि सभी लोगों को ये जगह छोड़कर जानी होगी। कनागर नाम के कबीले अपनी जगह छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। बार बार समझाने के बाद कबीले के लोग आंदोलन करने लगते हैं जिसके कारण एक रात सभी गांव वाले फैसला करते हैं और एक बड़ी से गड्ढे में आग जलाकर सभी अपने आप को जला डालते हैं। ये बात जब डीएफओ को पता चलती है तो अगले ही दिन वो गांव पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव खाली हो चुका है और सभी कबीले के लोग मर चुके थे और ये वही गांव वालों की आत्मा चित्रा को नजर आई थी जो कि एक तरह का हेलुसिनेशन था। और जो कोई भी उस गुफा के अंदर जाता है उन सभी को गांव वाले का भूत उन लोगों को दिखाई देता है जिस तरह चित्रा ने गुफा के अंदर देखा था। फिर तीनों गांव के मुखिया से मिलने के लिए चले जाते हैं और मुखिया भी कनागार कबीले के आंदोलन में शामिल थे। वो बताता है कि कबीले के लोग बहुत ही दयालु थे और पेड़ की भी देखभाल करते थे और जंगल की सेवा करते थे और जानवरों का कभी भी शिकार नहीं करते थे। और जब कबीले के लोग जंगल से जाने के लिए मना कर दिए थे तब उन लोगों के ऊपर स्मगलिंग, पोचिंग और गैर कानूनी काम का इल्जाम लगा दिया गया था जिसके चलते सभी कबीले के लोग फैसला किए थे कि गड्ढे के ऊपर कि हम सब अपनी जान ले लें। मुखिया बताता है कि यहाँ पर माइनिंग का काम भी शुरू होने वाला था और यहाँ बहुत सारा कोयला दफन है लेकिन कबीले के लोग जंगल को बचाने के लिए अपनी खुद की जान ले ली थी। इधर आयनार स्टडी करता है और उसे पता चलता है एक साथ सभी लोग आग में कूदकर जान क्यों दिए थे क्योंकि कबीले के सारे लोग यहाँ वनराची को बुलाना चाहते थे ताकि वनराची आए और बुरे लोगों का नाश करे। इसके बाद हम मंगई को देखते हैं जो वनराची बनकर डांस परफॉर्मेंस कर रही। इसके बाद हम कैथी को देखते हैं जो अपना जन्मदिन बनाने के लिए अनाथ आश्रम आई थी और बाकी बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी।
और वहाँ उसे मिलने के लिए ऋषि भी पहुंच गया था। लेकिन जश्न बनाते समय ऋषि के आंखों में कुछ पड़ जाता है। ऋषि अपना नकली आंख निकाल कर साफ करने लगता है और उसे देखकर वहाँ बैठे सारे बच्चे बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे थे, बल्कि नकली आंख को देखकर सभी बच्चे बहुत हैरान थे। कैथी ऋषि को अपनी माँ के बारे में बताती है और कहती है कि वो अभी फिलहाल अस्पताल में एडमिट है और बचपन से वो अपनी माँ को नहीं देखी है और इसी ने मुझे पाला पोसा है। फिर शाम के समय जब दोनों घर जा रहे थे तब कैथी अपनी दिल की बात ऋषि को कह देती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन ये सुनकर ऋषि कुछ भी नहीं कह रहा था और कैथी वहाँ से जाने लगती है। तभी ऋषि कैथी को रोकता है और वो भी कह देता है कि वो भी कैथी को पसंद करता है। ऋषि ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा भी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और फिर दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लाइट फ्लिकर करने लगती है और वहाँ ऋषि अपने डीएफओ की लाश देखता है जो कि जाल में लिपटी हुई थी। सत्या जब अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसका डीएफओ मर चुकी थी। उसका शरीर जाल में लिपटा हुआ था और हरे रंग के कीड़े भी थे। फिर ऋषि को उसी डॉक्टर का फोन आता है जो हरे रंग के कीड़े के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो बताता है कि फेरोमोन्स की वजह से ये हरे रंग के कीड़े अट्रैक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर जाल बनाने लगते हैं। फिर ऋषि वापस उसी गुफा में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे हरे रंग के कीड़े मंडरा रहे थे। तभी उसे अचानक वहाँ पर वीजी का भूत दिख जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। ऋषि वीजी से कहता है कि अगर तुम उस दिन वहाँ पर नहीं आई होती तो आज तुम जिंदा होती, और ये भी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन अब तुम्हें मेरे दिमाग से निकल जाना होगा। ये सुनकर वीजी की आत्मा वहाँ से चली जाती है। वहाँ ऋषि देखता है कि सुरंग के ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही थी। ऋषि किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकलता है और वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ वनराची पहली बार गुफा से बाहर निकली थी और वहाँ पीले रंग के फूल भी थे। फिर हम आयनार और उसकी बीवी यमुना को देखते हैं जिसे ऋषि ने बुलाया था। यमुना पेशे से एक डॉक्टर है। ऋषि यमुना को कुछ जड़ी बूटी की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर यमुना कहती है कि ये जड़ी बूटी बहुत ही रेयर है और ये बहुत ही कम पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है ये किसी को भी नहीं पता, और अगर किसी को मिल भी जाता है तो वहाँ जहरीले सांप इन जड़ी बूटी की रक्षा करते हैं। वहाँ बोर्ड पर कुछ फॉर्मूला बनाया हुआ था जिसे देखकर यमुना कहती है कि ये फॉर्मूला शायद जड़ी बूटी से दवाई बनाने का फॉर्मूला है। और ये देखकर ऋषि समझ जाता है कि जो कोई भी ये मर्डर कर रहा है वो इसी फॉर्मूले की मदद से जहर बना रहा है और लोगों को हार्ट अटैक दिलवाकर उसे मार डालता है और उसके शरीर के ऊपर फेरोमोन्स छिड़क कर हरे रंग के कीड़े छोड़ देता है जिसके कारण पूरे बॉडी के ऊपर जाल बन जाता है। बोर्ड में देखते हैं कि जड़ी बूटी का फॉर्मूला कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि बिना कन्नड़ वाले ये काम नहीं कर सकता और इस सब के पीछे कन्नड़ वाले ही हो सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है उनमें से कोई कन्नड़ अभी तक जिंदा है और वही ये सब मर्डर कर रहा है। बिना कन्नड़ वाले ये काम कोई भी नहीं कर सकता और इसका मतलब ये है कि जिस दिन कन्नड़ कबीले वाले मर गए थे उनमें से कुछ जिंदा वापस आए थे। ऋषि ये भी बताता है कि जिस दिन सभी कन्नड़ वाले गड्ढे में कूदकर अपनी जान दिए थे वहां से एक पतला रास्ता बाहर निकलने का भी था और शायद उनमें से कोई कन्नड़ वहां से भाग गया था। इसका मतलब ये है कि वनराची नाम का कोई भी चुड़ैल नहीं है और ये सब मर्डर कन्नड़ का कोई आदमी कर रहा है। फिर हम एक खदान को देखते हैं जहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उसमें से एक मजदूर बताता है कि यहाँ जो खुदाई चल रही है यहाँ इसका रास्ता वनराची का गुफा से मिलता है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को वनराची दिखाई देती है। वनराची वहाँ पर पहुँच जाती है जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा खदान ढह जाता है और सभी मजदूर वहीं पर फंस जाते हैं। ऋषि अपनी टीम के साथ खदान के पास पहुँच जाता है और सभी से कहता है कि हमें इन सभी मजदूरों को बचाना होगा। ऋषि जैसे ही खदान के अंदर जाने लगता है तभी उसके सामने वनराची आ जाती है, लेकिन अचानक कोई उसकी आंखों के सामने स्प्रे कर देता है जिसके कारण ऋषि को कुछ दिख नहीं पा रहा था। जब उसे होश आता है वो देखता है कि कैथी, मंगई, सत्या और अब्दुल चारों इन सब चीजों में शामिल थे, यानी कि अब तक जो कुछ भी मर्डर हो रहे थे उन सब के पीछे इन चारों का हाथ है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन सभी कन्नड़ कबीले वाले गड्ढे में कूदकर अपनी जान दिए थे वहाँ पर एक लड़का भी था और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सत्या है। सत्या सुरंग वाले रास्ते से भाग जाता है लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे पीछे 4 और बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं
और ये और कोई नहीं बल्कि कैथी, मंगई, अब्दुल और रथिनम का भाई था। ऋषि को पहले से ही अब्दुल के ऊपर शक था और जिस दिन वो अब्दुल का पीछा कर रहा था वो देखा था कि अब्दुल अपनी दादी के साथ झगड़ा कर रहा था, जिसके थोड़ी देर के बाद अब्दुल एक पैकेट को लेकर मंगई को जाकर दे देता है और ये पैकेट में शायद वही जड़ी बूटी होगी जिसकी मदद से वो सभी ये मर्डर कर रहे हैं। मंगई जो वनराची का भेष बदल कर सबको डरा रही थी और इसी के लिए उसने नाटक कंपनी ज्वाइन किया था। और जिस दिन ऋषि मंगई के घर वालों से मिलने के लिए आया था वो देखता है कि मंगई की कोई भी बचपन की फोटो नहीं थी, यानी कि मंगई अनाथ थी और उसे अडॉप्ट किया गया था। और यही मुखिया जिस दिन सत्या और बाकी 4 बच्चे जिंदा बचकर वापस आए थे, इसी मुखिया ने इन लोगों की मदद की थी और पूरे गांव वालों को पता न चले उन सभी बच्चों को अनाथाश्रम में जाकर भर्ती करवा दिया गया था। मुखिया मंगई को अडॉप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे करके सभी बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन आखिर में कैथी बच जाती है और वो अनाथ आश्रम में ही रह रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इरफान एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ आता है और वो फॉरेस्ट ऑफिसर वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है और वहाँ पर सत्या भी था। सत्या जड़ी बूटी बनाकर उस फॉरेस्ट ऑफिसर को पिला देता है, जिसके कारण फॉरेस्ट ऑफिसर वापस से जिंदा हो जाता है और ये देखकर इरफान सत्या के काबिलियत को पहचान लेता है, जिसके चलते सत्या को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम मिल जाता है। ऋषि सारी बात जानने के बाद पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो और आखिर में संगीता और उसके पति को तुम लोगों ने क्यों मारा। सत्या कहता है कि हम उन लोगों को सिर्फ डराना चाहते थे और जताना चाहते थे कि वनराची असल में होती है, लेकिन उसकी किस्मत में मौत लिखी थी और अगर कोई भी जंगल को काटने या नुकसान पहुंचाने के काम करेगा तो हम उन लोगों को मार डालेंगे। फिर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां इरफान सत्या के पिता से मिलने के लिए आता है और तब वो सभी केरला के एक दूसरे गांव में रहा करते थे। तब सत्या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का काम करता था। इरफान सत्या के पिता को बताता है कि हमारे डीएफओ की रहस्यमयी तरीकों से मौत हो गई है और उसकी जगह मल्लिका मैडम आई है जो पूरी तरह से करप्ट ऑफिसर है और उसके अंदर रोड कंस्ट्रक्शन का काम सैंक्शन हो गया है, जिसके चलते जंगल में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और बहुत सारे जंगली जानवर को भी नुकसान हो रहा है। ये सुनकर सत्या को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और क्योंकि ये सब उसके गांव में हो रहा था, जिसके बाद मंगई, अब्दुल, कैथी और सत्या सब एकजुट होकर अपने गांव थेनकाड़ू पहुंच जाते हैं और गांव में पहुंचने के बाद ही उन सभी लोगों को मार देते हैं जो जंगल को नुकसान पहुंचाते थे। फिर ऋषि अपनी टीम के साथ गैरेज में पहुंचता है जहां अब्दुल और सत्या का सामान रखा हुआ था। वहां उन लोगों को एक बड़ा सा सिलेंडर रखा हुआ दिखाई देता है जिसमें पॉइजन रखा हुआ था और ये देखकर ऋषि समझ जाता है कि ये लोग कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं और शायद खदान में फंसे मजदूरों को मारना चाहते हैं। इधर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि ऋषि पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था और उसके ऊपर कैथी फेरोमोन छिड़कने लग रही थी और जिसके चलते उसके शरीर के ऊपर हरे रंग के कीड़े भी जाली बनाना शुरू कर दिए थे। फिर हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो लोग गैरेज के अंदर पहुंचे थे तब वहां यमुना बताती है कि ये लोग पॉइजन बना रहे हैं और पॉइजन अगर बनाएंगे तो इसका एंटीटोड भी बनाए होंगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद यमुना को पॉइजन का एंटीटोड भी मिल जाता है जिसे सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, यानी कि ऋषि पहले से ही एंटीटोड खा चुका था और उसका हार्ट फिर से काम करने लगता है और जाली हटाकर वो खड़ा हो जाता है और सत्या और उसके बाकी आदमियों को रोकने के लिए चला जाता है। फिर सभी के बीच लड़ाई होने लगती है और लड़ाई के समय सत्या के पेट में एक पाइप घुस जाता है जिसके चलते सत्या की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वहां पर पुलिस की टीम आ जाती है और बाकी लोगों को पकड़ लिया जाता है और सभी मजदूरों को गुफा के अंदर से छुड़ा लिया जाता है। आखिर में ऋषि बताता है कि बाला की मौत 5 साल पहले हुई थी, लेकिन सत्या का ट्रांसफर यहाँ पर 4 साल पहले हुआ था। इसका मतलब यह है कि सत्या ने बाला को नहीं मारा है। चित्रा बताती है कि शायद बाला की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है और गांव के सभी लोग कहानियां बनाने लग रहे थे कि वनराची ने बाला को मारा है। आयनार थोड़ा सा घबरा गया था और बताता है कि वनराची असली में होती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मान रहा था। और जब वो लोग वहां से वापस जा रहे थे ऋषि को कुछ याद आ जाता है और हम देखते हैं कि जिस रात वो गुफा से बाहर निकला था वहीं उसके सामने वनराची आकर खड़ी हो जाती है और ये बात ऋषि उन लोगों से छुपा कर रखा था, यानी कि वनराची असली में है और जब जब जंगल को काटने या जंगल को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आएगा तो वनराची उसे मार डालेगी। और इसी के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।